और तो कुछ नहीं है ना आगे क्वेश्चन में, प्रोडक्ट बताना ना। देखो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट Cl डॉट देता है क्या? सब लोग बोलो, जल्दी से पार्टिसिपेट करो। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखो बॉक्स बना के बढ़िया सा, क्लास 12th में और एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत ही ज़बरदस्त काम आएगा। ये लिखा ना फोटोक्लोरिनेशन का मैकेनिज्म, हेलोजिनेशन, यहाँ लिखो एक्स डॉट। एक्स डॉट समझ गए, Cl डॉट या Br डॉट? Cl डॉट और Br डॉट सब्स्टिट्यूट्स H डॉट एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। खूब ही काम आएगी एंट्रेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में और 12th क्लास में। तो हीट और लाइट देखते ही हेलोजन के साथ आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई यहाँ तो Cl डॉट या Br डॉट बनेगा, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ हीट लाइट UV क्या देते हैं? Cl डॉट। तो वो Cl डॉट हमेशा कहाँ धावा बोलता है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का कोई H डॉट हटा के उसकी जगह आ जाता है। समझ गए? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का H डॉट हटा के उसकी जगह आ जाता है। तो ऐसी चीज़ को तो सब्स्टिट्यूशन कहते थे। तो एक तरह से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो देखिए क्वेश्चन को कितने बढ़िया से आराम से होता है। ये है आपका CH3 या नहीं, एल रिएक्टेंट जो है। इस सब तामझाम से कौन जनरेट हुए? Cl डॉट। तो Cl डॉट अभी हमने बोला sp3, क्या ये दोनों कार्बन ही sp3 हैं? तो किसी भी एक, दोनों एक से हैं क्या? और इस पे भी 3 H है, इस पे भी 3 H है। चाहे तो आप इसका H डॉट हटा दो, चाहे इसका H डॉट हटा दो, बनेगा तो इथाइल क्लोराइड ही। बोलो हाँ या नहीं? अब मुद्दा क्या है, ये एक्सेस वर्ड में क्या राज छिपा है? अगर इस क्वेश्चन को मैं उल्टा ऐसे कर दूं, Cl2 एक्सेस, C2H5 एक्सेस के बजाय Cl2 एक्सेस, तो प्रोडक्ट पता क्या होगा? क्योंकि एक्सेस में Cl2 होगा तो Cl डॉट बनते ही रहेंगे, तो ये सारे H डॉट बन के उनकी जगह Cl आते रहेंगे। हाँ या नहीं? बोलो समझे या नहीं समझे? भाई कितने H हैं इस पे, कितने H हैं इस पे? तो अभी कितने हटाए? 1 ही हटाया ना। क्यों? क्योंकि C2H6 एक्सेस में था, C2H6 एक्सेस में था को मैं और दूसरी तरह ले लूँ, क्लोरीन कम था। और अगर क्लोरीन एक्सेस में होगा तो, क्लोरीन एक्सेस में होगा तो Cl डॉट दिए जाएगा ना, दिए जाता रहेगा, Cl डॉट देता रहेगा, सारे H हट के Cl आ जाएगा। सर आपने पढ़ी तो है, आप थोड़ा सा घबरा जाते हो। पढ़ के तो गए थे, देखो CH3Cl बन गया था मीथेन के क्लोरीनेशन से या नहीं? तो फर्दर रिएक्शन कब हुई थी? अगर क्लोरीन फिर से आ गया था। फर्दर रिएक्शन कब से हुई थी? जब क्लोरीन फिर से आ गया था। फिर से रिएक्शन कब हुई थी? जब फिर से आ गया या नहीं? फर्दर रिएक्शन कब हुई? फिर से क्लोरीन आ गया। तो अगर CH4 एक्सेस में है प्लस Cl2 तो प्रोडक्ट होगा CH3Cl। और अगर Cl2 एक्सेस में है तो प्रोडक्ट होगा
अब तो आ गया है, अब भी नहीं आया। तो इसमें मज़ेदार किस्सा जो असली था वो उसे पूछने को वो ये था, अगर मैं इस क्वेश्चन में और जान डालूँ तो वो ये कहे मेरे से CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 और ये एक्सेस में है, तो क्या प्रोडक्ट होगा? समझे? आप कह सकते हो जी ये साइड वाले पे क्यों नहीं लगाया आपने Cl? तो अगर बीच वाले पे डॉट बनता है तो क्या वो सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल होगा? इसका मैच डॉट हटा के यहाँ C डॉट लाता हूँ तो वो सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल होगा ना। और अगर इन दोनों में से किसी का H डॉट हटा के डॉट लाता हूँ तो वो तो प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल होगा। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल्स? याद आ गया पिछले चैप्टर में कार्बोकैटायन कार्बोनायन कार्बन फ्री रेडिकल सबकी स्टेबिलिटी कंपेयर की थी जब हमने। तो टर्शरी कार्बन फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल था, सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल उससे कम था, प्राइमरी उससे भी कम था। अभी तो आया होगा या अभी भी याद नहीं आया? तो इसलिए सेकेंडरी वाला पहले बनेगा जब सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है। तो डन। बोलो। C2H6 प्लस Cl2 यही है ना, और ऑप्शन दे दिया X प्लस HCl। किसी के साथ एक्सेस वगैरह कुछ नहीं लिखा? अच्छा बोलो। ये नहीं है क्या? हाँ तो ये नहीं बना क्या? तो आपने मेरे से कहा कि मोर देन वन आंसर सही है। आप क्वेश्चन की फ़ोटो भेजो सर। भेज देना आप कल, और कल मुझे याद दिला देना, फिर मेरे याद नहीं रहता। और कोई चीज़ तो हमारी पिछली पेंडिंग नहीं है, सब बता रखा है या नहीं? क्या कुछ चीज़ ऐसी है जो कह के छोड़ दिया जी बता दूंगा और बताया नहीं? चलिए अब ये देखिए, एक तो पूछा था रिएक्शन के अबाउट रोटेशन हो सकता है, लेकिन वो फ्री में नहीं होगा, उसमें कुछ पैसे लगेंगे। कहा था ना। ये कौन है? इथेन का मॉलिक्यूल महसूस हो रहा, क्या ये इथेन है? लेकिन इस फोटो को देखते वैसे नहीं लग रहा जैसे ये भी 120 हो, ये भी 120 और ये भी 120 और ये प्लेनर हो। बोलो। लेकिन ये बात समझ आ रही थी, अगर आप इसे यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो ये इसके पीछे छिप जाएगा, ये इसके पीछे छिप जाएगा, ये H इसके पीछे छिप जाएगा और ये कार्बन के पीछे ये छिप जाएगा। तो इसे हम एक्लिप्स कह रहे थे। तो मैंने कहा था हम कुछ 3D देखेंगे, है या नहीं? तो देखना 3D दिखा क्या। आवाज़ आ रही है इसकी? अब देखिए हमारी बात समझ आती है या नहीं आती है।
ये एक साहब थे, साहब का नाम क्या था, अब हिंदुस्तान वालों ने तो कुछ करा हुआ नहीं थी इसलिए ऐसे ही नाम होंगे। क्या नाम था? तो ये जो डिफरेंट अभी शक्लें आप देख रहे थे बन रही थी रोटेशन की वजह से, बन रही थी रोटेशन की वजह से। रोटेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट हो रहा था क्या? तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होने की वजह से अलग अलग शक्लें बन रही थी, इनको उसने क्या नाम दिया? इनको उसने क्या नाम दिया? कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या रोटामर्स या रोटेशनल आइसोमर्स। अब तो लिंक बन गया रोटेशन वर्ड से, तो हाँ रोटेशन से बन रहे हैं इसलिए रोटेशनल आइसोमर्स। एक बार एच एच एक दूसरे के पास पास थे, एक बार एक एच एच एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर को हो गए, तो इसलिए रिपल्शंस में कुछ फ़र्क पड़ा होगा, स्टेबिलिटी में कुछ फ़र्क पड़ा होगा। आई सांस या अब भी नहीं आई? तो इसलिए इन्हें रोटेशन कन्फर्मेशन का, लेकिन जब वो रोटेट कर रहा था ना हाथ से, तो असली में तो अपने आप रोटेट होते रहते हैं। तो कह रहे रोटेट करने में पैसे लगते हैं, थोड़े से लगते हैं, ज़्यादा तो नहीं लगते, लगते थोड़े ही हैं। वो अपने आप ही एक दूसरे को टक्कर मार मार के एनर्जी अरेंज करते रहते हैं। लेकिन कितनी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए? बस 1 से 20 किलो जूल, तो ये उसके लिए थोड़ी सी एनर्जी है, 1 मोल के लिए चाहिए इतनी। तो अब इनको जो डिफरेंट रोटेशंस बनने की वजह से जो डिफरेंट आइसोमर्स बन रहे हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए सॉहर्स नाम के बंदे ने एक तरीका दिया। तो उस तरीके का नाम है सॉहर्स प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन तो समझते हो, प्रोजेक्ट करके दिखाना किसी चीज़ को। तो उसने क्या कहा, आगे वाले कार्बन को और पीछे वाला कार्बन, दिस इज फ्रंट कार्बन एंड दिस इज रियर कार्बन, और आपकी आँख यहाँ, समझ गए? यहाँ से आप देख रहे हो तो ये फ्रंट दिखाई देगा एवरीडे। अब इस पर जो 3 H हैं वो सचमुच में तो 109 डिग्री 28 मिनट्स में हैं इसके साथ और आपस में भी, लेकिन हमारी मजबूरी, हम पेपर के प्लेन पे जब इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं तो हम चाह के भी उन्हें 109/28 पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, हमें उन्हें 120 पे रिप्रेजेंट करना पड़ता। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं। और पीछे वाले पे पीछे वाले पे 3 H है। तो अब ये एक दूसरे के आमने सामने आ गए, छिप गए, तो इस फॉर्म का नाम उन्होंने रखा एक्लिप्स फॉर्म। अब आप ऐसा इमेजिनेशन करो कि मैंने अपनी उंगलियां, पंजा, हाथ, अंगूठा जो चाहे वो इसमें फंसा दिया, इसको, इस वाली 3 में, यानी इधर से कस के पकड़ लिया और पीछे वाले को घुमाया, तो आगे वाला तो जो था वहीं का वहीं रहा। ठीक है, पीछे वाले को जब आपने घुमाया तो ये सीन बन गया। और इस पर अब आप यहाँ से देख रहे हो तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ दिख रही होगी क्या एग्जैक्टली? आगे से देखते वक्त हाँ ना, कुछ तो बोलो। और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ से निकलता दिखाई दे रहा होगा जब आप आगे से देख रहे होंगे, और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ से दिख रहा होगा। तो इस वक्त इस वाले में और इस वाले में कितना एंगल है, इसमें और इसमें, जब ये आपको आगे से यहाँ दिखाई देगा? 180। तो मैक्सिमम पार्ट होंगे ना उस वक्त ये दोनों। और इस वक्त इसमें और इसमें कितना एंगल है जब आप आगे से देख रहे हो? 0 डिग्री या नहीं? और इसमें 180 डिग्री। तो इस फॉर्म का, इस एक्सट्रीम फॉर्म का, ये दोनों एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं, ये नियरेस्ट टू ईच अदर है, ये मैक्सिमम पार्ट। इस एक्स का फॉर्म नाम उसने रखा स्टेगर्ड फॉर्म। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने केस बनाए जा सकते हैं? इन दोनों एक्सट्रीम फॉर्म्स के केस बीच में कितने केस बनाए जा सकते हैं, बता सकते हो?
जल्दी बोलो। सर थोड़ी सी मैथ्स भी लगा लो, ऐसी क्या बात है, गलती तो होगा या मार्क्स कट जाएंगे, इनफाइनाइट केस बन जाएंगे या नहीं, ये अभी भी 120 आपस में, तो क्यों, मान लो इस वक्त इसमें और इसमें एंगल है 1 डिग्री, फिर थोड़ा सा और घुमा दो 2 डिग्री, तो जो एंगल इन दोनों में होगा वही एंगल इन दोनों में होगा क्या, बुद्धि लगाओ, क्योंकि जो एंगल 0 डिग्री इनमें है इन दोनों में भी 0 है और इन दोनों में भी 0 है, इनमें 180 है तो इसमें और इसमें भी 180 होगा और इसमें और इसमें भी 180 होगा। तो किसी एक के रिस्पेक्ट में एंगल देख लें, तो अभी 1 डिग्री, फिर थोड़ा और घुमा दो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, करते करते कहाँ तक आ गए, 180 डिग्री या नहीं। तो कितने एंगल्स बन गए, इनफाइनाइट बने ना, क्योंकि मैंने तो बोला 1 डिग्री, क्या 0.1 डिग्री, 0.01 डिग्री, 0.001 डिग्री इनफाइनाइट केस नहीं, तो वो सारे इनफाइनाइट केसेस का अलग अलग नाम, इनफाइनाइट टाइम तो हम याद नहीं रख सकते थे, तो उन सबको क्या कह दिया, उन सबको क्या नाम दे दिया, स्क्यू फॉर्म्स। आया कुछ। अब अगर हम इसको 1 मिनट के लिए 1 कह रहा हूँ, इसे 2 कह रहा हूँ, इसे 3 कह रहा हूँ, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा 3 वाले की, उससे कम सेकंड वाले की और उससे कम फर्स्ट वाले की, या नहीं। क्यों, तो आप जल्दी जल्दी लिख रहे हो, पोजीशंस हैं तो उस बात को आप लिख रहे हो। उस बात को आप द रिपल्सिव बोलूं क्या, द रिपल्सिव इंटरेक्शंस interactions between the electron clouds which affect the stability of conformation is called torsional strain, full stop. It depends upon angle of rotation about C dash C bond, full stop. This angle is called torsional angle or dihedral angle. Full stop. Full stop. In ethane, energy difference between two extreme forms is 12.5 kilojoule per mole, which is very low, so they are easily convertible. Full stop.
बताओ सर आ गया क्या? तो पहले केस में कितना था आपका डायहेड्रल एंगल? पहले केस में डायहेड्रल एंगल कितना था? 0 डिग्री। आखिरी वाले में डायहेड्रल एंगल कितना था? तो अब जब आपको इसको इसमें बदलना है तो क्या सर्कुलर मोशन में घुमाना है? और सर्कुलर मोशन में फोर्स जब लगाते हैं तो फिजिक्स वाले उसे टॉर्क कहते हैं क्या? तो टॉर्क से ये टॉर्शनल एंगल बन गया होगा क्या? तो इन दिस केस डायहेड्रल एंगल इज 0 एंड इन दिस केस डायहेड्रल एंगल इज 180. डन और नॉट? पढ़े। अब एक आदमी बोला कि मुझे नहीं मजा आ रहा, ये सॉर्स कर रहे हो। तो एक नया आदमी आया, उसने कहा मैं तो रिप्रेजेंट करने का, प्रोजेक्ट करने का एक नया तरीका बनाऊंगा। कौन आया? बोलो कौन आया? नया आदमी। ठीक है। अब ये क्योंकि नया आदमी था, जो आजकल के बिल्कुल नए आदमी है वो तो वाकई विचित्र हैं। जो मेल्स हैं वो चोटियां बांध रहे हैं सिर के पीछे, देखे होंगे सहारनपुर में भी अब तो बहुत सारे। और फीमेल्स जो हैं वो बॉयकट में हैं। तो अब ये आदमी क्या नया विचित्र था? सुनिए, हमें पुराने आदमियों को, आप भी पुरानों में ही हो, ये आगे की चीज़, अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो तो आगे की चीज़ छोटी दिखेगी और दूर की चीज़ बड़ी दिखेगी, या उल्टा? आगे की चीज़ बड़ी दिखेगी, दूसरे की छोटी। ये नया आदमी है, इसे यहाँ से देख रहा है, ये ऊपर से देख रहा है स्क्रीन को, जैसे हम सभी बैठे हुए इस टाइम स्क्रीन को देख रहे हैं। तो ये इसके लिए आगे वाला कार्बन है जो इसे डॉट दिख रहा, और ये पीछे वाला कार्बन है जो उसे सर्कल दिख रहा। तो है ना उल्टा आदमी, आगे की चीज़ इसे छोटी दिख रही है और पीछे वाला कार्बन इसे बड़ा दिख रहा। आगे वाले कार्बन पे 3 H लगे हैं जो 120 डिग्री एंगल पे फील हो रही है इस एक्सप्रेस में, तो क्योंकि हमें पेपर के प्लेन पे दिखाना उन्हें। तो पीछे वाले कार्बन पे भी 3 H हैं। तो पीछे वाले 3 कार्बन H जो अगर एक्लिप्स फॉर्म लेंगे तो पीछे वाले तो दिखने बंद हो जाएंगे। लेकिन अब उसने क्या करा, क्योंकि वो नया आदमी, उसने अपनी गर्दन थोड़ी सी झुका के इधर साइड से देख लिया, टेढ़ी करके, बेईमानी। तो अब जब उसने थोड़ा साइड से देखा ना तो उसे पीछे ही H दिखा। अब आंखें ठीक हो गई, पीछे वाला बॉन्ड थोड़ा छोटा दिख रहा। तो जब ये इधर घुमाया थोड़ा सा इधर की साइड, तो इसके पीछे वाला इधर दिखेगा और इसके पीछे वाला उधर दिखेगा या नहीं? ठीक है क्या? अब मान लीजिए इसके पीछे वाला आप इधर दिखा देते सपोज, तो फिर ये वाला इधर दिखाना था और ये वाला इधर दिखाना था। कहने का मतलब है, मैथ्स की भाषा में बोलूँ तो एक आर्क में पीछे वाला एक, देख लो एक आर्क में पीछे वाला एक है या नहीं। अगर आप एक आर्क में 2 दिखाए आते हो तो वो गलत है। अब अगली एक्सट्रीम फॉर्म उस बेचारे को कैसी दिखेगी? आगे वाले तो उसने एज इट इज रख दिया फिर से, और ये इसके ठीक अपोजिट पीछे वाला, इसके ठीक अपोजिट पीछे वाला, और इसके ठीक अपोजिट पीछे वाला। तो दिस इज स्टैगर्ड।
अब आप में से बहुत सारे बहादुरों के पेपर में अगर ये आ गया तो आप क्या करके आओगे? आप कहोगे सर ये रहा और ये रहा, ये है जी स्टैगर्ड फॉर्म। तो आपने तो सारे H एक ही कार्बन से जोड़ दिए, 6 हैं। तो ये गलत है। फिर स्कूल के टीचर की बेचारे के साथ बहस भी करते हो जाके कि जी क्यों नहीं, सही तो है। तुम टीचर को बताने आए, उससे पूछने आए? नहीं, हम कोचिंग के टीचर से आया पढ़ के। इनफाइनाइट, तो वो जो इनफाइनाइट फॉर्म्स होंगी, आगे वाला तो एग्जैक्टली यहीं रखिए और पीछे वाला किसी एक के थोड़ा पास बना दीजिए। तो इसके थोड़ा पास इधर और इसके थोड़ा इधर। अब जो भी हो, इसमें डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री, इसमें डायहेड्रल एंगल 180 डिग्री और इसमें, ठीक है। ये कौन है? स्टैगर्ड। कोई दिक्कत? बोलो। हाँ बोलो सर। हाँ जी, ये स्टैगर्ड थोड़ी है, ये तो स्क्यू है। अब आप ध्यान दो, ये मैंने जितने बनाए सब इथेन के केस बनाए। तो क्या ये खाली इथेन के ही बन सकते हैं? प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन के नहीं बन सकते? तो जल्दी से एक्लिप्स फॉर्म अपनी कॉपी पे बनाओ प्रोपेन की, हवा में तीर मारते हुए कि क्या होनी चाहिए। अपनी रफ कॉपी पे, जो कॉपी लिए बैठे हो उस पर बनाने की कोशिश करो। हाँ जी, 100 हॉर्स वाली कर लो। हाँ 100 हॉर्स वाली कर लीजिए। देखो ऐसा कुछ मन कर आ गया। ऐसी बनाई होगी ना ज़्यादातर सबने जिन्होंने कोशिश की होगी। अब अगर हेक्सेन की आ जाए तो बस यूं ही करते रह जाओगे, अगर डेकेन की आ गई तो बस हो ही गया काम। डेकेन 10 कार्बन वाले की। तो मुद्दा ये है, देखिए प्रोपेन अगर है तो दिस इज 1 2 3, तो 1 और 2 में 1 पर कौन है? 3H। तो हम 1 और 2 को रेफरेंस कार्बन बोल रहे हैं, रेफरेंस कार्बन यानी ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड। तो सेकंड कार्बन पे कौन है? 2 तो H हैं और एक, समझ गए? तो 3 नंबर गायब हो गया, C पे 2H है। तो अभी ये एक्लिप्स फॉर्म जैसी हो गई क्या प्रोपेन की? अब कोई बोले जी आप फर्स्ट सेकंड को क्यों रेफरेंस ले रहे हो? तो वो पेपर में, क्वेश्चन पेपर में लिखा आता है। हमारे पेपर में तो है ही नहीं, हमारे बोर्ड के कोर्स में तो है ही नहीं एथेन के सिवा और किसी का। वो कोई जी सेकंड और थर्ड को रेफरेंस लो, तो सेकंड पे कौन हो जाएंगे? 2H और एक CH3, अगर सेकंड थर्ड को रेफरेंस लेना है तो। और फिर ये हो जाएगा। तो इसमें रेफरेंस कौन? फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन, और इसमें रेफरेंस कौन? सेकंड थर्ड। तो अब तो आप किसी का भी बना लोगे, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। मान लो ब्यूटेन का आया है मैडम ना, या पूरा एक्लिप्स नहीं होगा ना, पार्शियली एक्लिप्स कहलाएगा ये। तो इसमें और नाम है, गॉची फॉर्म्स भी होती हैं, एक्लिप्स फॉर्म, गॉची फॉर्म,
जब एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आए तो उसे कहते हैं एक्लिप्स्ड, और जब अलग अलग चीज़ एक दूसरे पे आ रही हो एग्जैक्ट पे आ तो हम सामने पे रहे लेकिन अलग अलग चीज़ें तो उसके लिए वर्ड इज़ द गॉची, GAUCHE, गॉजी या गॉची क्या बोलते हैं, कुछ अलग अलग प्रोनाउंसिएशन लगाते हैं सब इन चीज़ों में, GAUCHE। तो अब ये 1 2 3 4, तो हम 1 2 का रेफरेंस बना रहे हैं तो 1 पे 3 H होंगे, 2 पे 2 H होंगे और एक C2H5 हो जाएगा। 2 3 को रेफरेंस बना रहा है तो 1 पे एक मिथाइल होगा, 2 H होंगे, और 2 पे भी एक मिथाइल होगा और 2 H होंगे। तो ये तो एक्लिप्स कहलाएगा, CH3 के पीछे CH3, H के पीछे H। और अगर ऐसा बना दिया CH3HH और ये CH3, एक मिनट जी गलत बना दिया मैंने, ये बना दिया तो ये स्टैगर्ड फॉर्म, एग्जैक्टली स्टैगर्ड। लेकिन अगर मैंने यहाँ H और यहाँ CH3 कर दिया तो ये स्टैगर्ड जैसी तो है लेकिन एग्जैक्टली स्टैगर्ड नहीं है, CH3 के अपोजिट CH3 नहीं है। तो इस वाली फॉर्म को कहते हैं गॉची, उसको नहीं कहते जो मैं पहले बोल गया ना, जब स्टैगर्ड जैसी है लेकिन एग्जैक्टली स्टैगर्ड नहीं है। जब एग्जैक्टली अपोजिट होती, देखो ये एग्जैक्टली अपोजिट है तो इसका नाम है एंटी। और जब स्टैगर्ड के जैसी तो है लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट एक से नहीं है तो उनका सबका नाम होता है गॉची। और वो जो मैडम बीच वाली कह रही थी उन सबका नाम एक्लिप्स ही है, चाहे वो पार्शियली एक्लिप्स, तो उसमें पार्शियली एक्लिप्स वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरे कोर्स में फिर से नहीं है, ये सब भी मेरे कोर्स में नहीं है इसलिए थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़न हुआ, रूटीन में नहीं है। साइक्लोहेक्सेन, ऐसा समझते हैं हम साइक्लोहेक्सेन को, प्लेनर लग रहा, लेकिन साइक्लोहेक्सेन ऐसा नहीं होता। साइक्लोहेक्सेन ऐसा होता, देखना अभी भी 6 कार्बन है क्या, इसको कहते हैं बोट फॉर्म। इसके ये वाला कोना पकड़ के नीचे मोड़ दो, टर करते हुए नीचे चले जाओ। अगर मैं यहाँ एक पोल लगा दूँ छोटा सा तो क्या ये चेयर का काम कर देगी? वो स्विमिंग पूल के साइड में जो पड़ी रहती हैं, तो ये इसलिए क्या हो गई, अब इनमें ज़्यादा स्टेबल कौन? बोलो। बिल्कुल जी, क्योंकि इसमें एक दूसरे से मैक्सिमम पार्ट हो जाएंगे या नहीं। तो यहाँ पे जो 2H है ना, 2H है, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, तो जो ऐसे करके है यानी इसके प्लेन से बाहर निकल रहा है उसे तो क्या देते हैं फ्लैग पोल, झंडे का डंडा फ्लैग पोल। और जो उसी के प्लेन में आ रही होगी इस तरह से उन्हें क्या देते हैं एक्सियल। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम पार्ट हो गई ना एक दूसरे से, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब इनके बीच की फॉर्म्स भी बना दी हैं जो मेरे से बनती नहीं है। समझे कुछ? ये तो क्या कहलाती है ट्विस्टेड चेयर या ट्विस्टेड फॉर्म। चेयर को ट्विस्ट कर दिया
ये एक कार्बन है, ये दूसरी, 1 3 4 5 6, बोलिए आया क्या? अब ये तो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है साइक्लोहेक्सेन के। अब न्यूमैन बोला मैं भी अपनी कलाकारी दिखाऊंगा, तो न्यूमैन साहब ने क्या करा देखो, हाँ बोलिए मैडम। 1 2 3 4, ये आपस में मिल गए तो जहाँ मिल जाए वहाँ भी कार्बन हो गया। अब इसके पीछे वाले को थोड़ा नीचे इधर कर दो, और इसके पीछे वाले को थोड़ा नीचे इधर कर दो, तो यहाँ भी कौन हो गए? कार्बन। अब इसके पीछे वाला इधर नीचे किया तो उधर वाला इधर आ जाएगा, और इसके पीछे वाला उधर, और इसमें हमने इसके पीछे इधर किया, ये थोड़ा मेरे से टेढ़ा बन गया, तो इस वाले आर्क में, तो अब इसके पीछे वाला इस आर्क में और इसके पीछे वाला इस आर्क में, तो बताओ कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। तो ये इसके ठीक पीछे, ये इसके ठीक पीछे, ये इसके ठीक पीछे, तो दिस इज रिपल्शंस मैक्सिमम होंगे। तो वो कौन? बोट। कितने कार्बन हो गए फिलहाल? 5 5। अब इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, ये भी CH2, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। क्या नाम? क्योंकि चेयर में मैक्सिमम पार्ट मिनिमम रिपल्शंस। ज्वाइनिंग में मैं लेट हो जा रहे हैं ना, वो हर रोज़ मेरा जूम जो है पता नहीं क्या हो जाता है, उसे कनेक्ट ही नहीं हो रहा होता इस टाइम। हाँ बस 5 मिनट करा लो सर। अगली हेडिंग है एल्कीन्स, जिन्हें हम ओलिफिन्स भी कहते थे, और जिनका जनरल फॉर्मूला बताइए। अब ये आइसोमेरिज्म के नाम पे कौन से आइसोमर्स बना सकते हैं? ये क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। और ये कौन है? सॉरी दिस इज C, चेन आइसोमर्स, क्योंकि ये है ब्यूटीन या ब्यूटवनीन। 1 ना भी लगाओ तो भी ब्यूटीन ही मानता है फिर तो। और दिस इज, ये 10th में भी मिल गया था आपको, और IUPAC में आओगे तो 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। बोलो हाँ या नहीं। और क्या दिखाते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो याद है स्टीरियो में हमने एक वर्ड पढ़ा था, कन्फर्मेशन, एक पढ़ा था ज्योमेट्रिकल, एक ऑप्टिकल, 3 केस। तो मैंने जब पिछले लेसन में कहा था कि अगले लेसन में 2 पढ़ लेंगे, तो एक तो ये पढ़ लिया, कन्फर्मेशनल आइसोमेरस, स्टीरियो आइसोमेरस का केस। अब स्टीरियो का ये एक और केस क्या? तो इस ज्योमेट्रिकल में हमें पढ़ना होता है सिस एंड ट्रांस। याद आ गए?
इनको स्मॉल से ही लिखते हैं, सिस और ट्रांस को कैपिटल सी कैपिटल टी नहीं बनाते। और इसी में एक जो मेरे कोर्स में नहीं है वो होता है EZ। तो देविका भाटिया जी ने क्वेश्चन भेजा था, आज उनका माइक काम नहीं कर रहा, इस वजह से मैंने उनकी 5-4 प्रॉब्लम्स हैं इसलिए नहीं ली, क्योंकि वो डिस्कस तो कर नहीं पा रही थी बोल के। तो EZ मेरे कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं आपको करा दूंगा। उनका एक क्वेश्चन शायद इस EZ पे भी बेस्ड था। तो कल शुरू करते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और EZ वाला। क्या किस्सा है, कैसे है, क्यों इन्हें स्टीरियो आइसोमर्स कह रहे हैं,